जय हिंद, जय भारत। चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक अभिनंदन। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग एक साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। और इसके सारे पार्ट्स पढ़ लेने के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो पाए। तो चलो समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है बेटा, पोषण क्या है। तो पोषण क्या होता है कि मनुष्य द्वारा लिया गया कोई भी भोज्य पदार्थ अंततः सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है यानी जो द्रव्य जो होता है उसमें डिजॉल्व हो जाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी पोषण जो होता है बेटा, खाना को लेकर अंततः उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना ही ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी न्यूट्रिशन और पोषण, ये पोषण की कितने पार्ट्स होते हैं। तो पोषण को बेटा यानी न्यूट्रिशन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंजेशन, मतलब खाने को लेना, यानी खाने को लेना का मतलब हो गया अंत ग्रहण। खाना लेना क्या कहलाएगा बेटा, अंत ग्रहण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को, एक चीज देख लो, वी कांट टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोलने के लिए, देखने के लिए, ताकने के लिए, सुनने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हम कहां से प्राप्त करते हैं, खाने द्वारा प्राप्त करते हैं। और ये ऊर्जा जो हम खाने द्वारा प्राप्त करते हैं तो इसी फॉर्म में तो ऊर्जा नहीं मिल जाती कि हम मुंह में डाल लिए वो ऊर्जा मिल जाएगी हमको। हर डाइजेशन जो भी फूड पर लेते हैं हम लोग, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो हमको एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है बेटा कि एटीपी क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊर्जा मिलती है, मतलब सबसे पहले पोषण क्या है, तो किसी भी भोज्य पदार्थ को उसके सरलतम रूप में विघटित कर सेल के साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले इंजेशन यानी अंतग्रहण, भोजन को मुंह में लेना, खाना ले लिया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन। तो दूसरा काम क्या होगा बेटा, पाचन। अब अंतग्रहण, भोजन ले लिया, दूसरा क्या हो गया, डाइजेशन, डाइजेस्ट हो गया, भोजन पच गया। अब तीसरा काम क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये जो आवश्यक चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, उनको उस फूड से एब्जॉर्ब कर लेना ही तीसरा पार्ट होगा। तो तीसरा पार्ट क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तीसरा पार्ट क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण हो गया यानी कि सबसे पहले हमने खाना लिया, फिर खाने को डाइजेस्ट किया, फिर उसमें जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं, जो चीज हम लोगों ने लिया, जो न्यूट्रिएंट हमारे लिए जरूरी थे, उसका सेल के साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में मिल जाना क्या कहलाता है, एस्यूमुलेशन। एस्यूमुलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखो आगे कितना आनंद आने वाला है, इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत फन तरीके से एकदम पढ़ने वाले हम लोग, और पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते सारे टॉपिक तुम्हें लर्न हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन सेशन भी एक होगा जिसमें सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। स्वांगीकरण यानी कि हमने भोजन लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको अब्जॉर्ब किया, उसका एस्यूमुलेशन सेल के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गया। अब क्या हुआ कि अनडाइजेस्टिव फूड, वेस्ट मटेरियल नहीं है बेटा, अनडाइजेस्टिव फूड है, हो सकता है डॉगी के लिए ये क्या यूजफुल हो। तो अनडाइजेस्टिव जो फूड है उसको शरीर से बाहर निकालना जो बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इजेशन या मल त्याग। तो ये 5 पार्ट्स हो गए किसके, न्यूट्रिशन के। पहला इंजेशन मतलब अंतग्रहण, दूसरा डाइजेशन यानी पाचन, तीसरा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा साइटोप्लाज्म में विलीन होना यानी एस्यूमुलेशन यानी स्वांगीकरण, और लास्ट मल त्याग यानी इजेशन। तो अब जो पोषण है बेटा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में चलते हैं और देखते हैं। तो मनुष्य में जो पाचन होता है बेटा, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो
एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा डाइजेस्टिव जूस, दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव जूस एंड ग्लैंड। इन दो टॉपिक के अंतर्गत हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड उससे निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस। तो बेटा जो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। अब देखो यहीं से आनंद स्टार्ट होगा। आहार नाल जो होती है बेटा, ये मनुष्य की हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, लगभग 7.5 to 8 मीटर तक लंबी होती है। और हर जैसे छोटा आदमी है तो अब उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो छोटी होगी, जैसे हाइट बड़ी होती है, बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, ऐसे ऐसे बड़ी होती जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के हम स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। तो सबसे पहले एक एक पार्ट पे डिफिनेशन, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बुक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी माने मुख गुहा। सबसे पहले हमारा, अगर मैं किसी आदमी को ड्रा करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये आदमी हो गया और ये इसका लीवर हो गया, और चीजें अभी मैं बना दूंगा, ये इधर पेनक्रियाज हो गया। तो अभी हम इस पे बात करने वाले हैं, तो इतना ध्यान से सारे लोगों को दिख रहा होगा। तो बेटा जो सबसे पहले होती है इसको बोलते हैं बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी या मुख गुहा। जैसे अगर हम अपना मुंह खोले ऐसे खोलोगे तो कुछ ऐसे बनते नहीं, जैसे इसमें पानी का बतासा खाते समय कोई बहुत बड़ा सा मुंह खोल देता है, इतना बड़ा लगता है, दो दो बतासा एक साथ खा सकता है। किसी के मुंह छोटे खुलते हैं कि छोटा बतासा जाए, कुछ लोगों के मुंह बहुत कम खुलते हैं, बेचारे उनको बहुत टेस्ट आता है, पर वो पानी का बतासा कभी दुकान पे जाके नहीं खाते, घर पे धीरे धीरे खाते हैं। खैर मैं कहने जा रहा था कि जो बुक्कल कैविटी होती है इस पे हम लोग अब चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख क्या है, मुख क्या है, माउथ क्या है। तो सबसे पहले अगर तुमसे पूछे कि डाइजेशन सिस्टम आदमी के किस पार्ट से शुरू होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, कुछ लोग बोलते हैं स्टोमक से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुख से शुरू होता है, बुक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। और मुख के सारे पार्ट्स पे अब हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख है क्या, तो सर में आगे की तरफ दरार नुमा संरचना मुख कहलाती है। सिर में आगे की तरफ दरार नुमा संरचना मुख कहलाती। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, समझने की कोशिश करना, और मेरे आवाजों को तो सुन ही पड़ रहे हो, इसलिए भावनाओं को समझने की कोशिश करना, शब्दों में कुछ खास नहीं है। बेटा सर में आगे की तरफ दरार नुमा संरचना क्या कहलाती है, मुख। अब मुख में सबसे पहले क्या है, लिप। लिप कितने होंगे, दो होंगे। लिप्स जो हैं वो कितने होंगे, अपर, ऊपर वाला और लोअर। क्लियर, लिप्स कितने हो गए, दो। अब इसके बाद क्या हो गए, जा। जा मतलब जबड़े। जबड़े कितने होंगे बेटा, दो, अपर और दूसरा लोअर। ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। अब इसमें जबड़े में होते क्या है, दांत। दांत को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। दांत से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इसमें बहुत डीप में पढ़ेंगे। टीथ क्या है, तो बेटा पहली बात, टीथ जो होते हैं जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो दांत हैं ये जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग दो भाग में बटे होते हैं। दूध वाले दांत मतलब मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ मतलब अस्थाई दांत। दूध वाले दांत जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं बेटा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर जो दांत निकलते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे
जो शुरू में छोटे बच्चे जब स्टार्ट होता है 6 to 7 मंथ में दांत निकलना स्टार्ट होता है, तो शुरू में सारे दांत जो निकलते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। नीचे वाली चीजों को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जिससे तुम लोगों को ध्यान से दिखाई पड़े। तो पहला क्या हो गया, मिल्क टीथ, मतलब दूध वाले दांत। इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, मिल्क टीथ की 20 होती है। और परमानेंट टीथ जो होते हैं इनकी संख्या 32 होती है। तो पहली चीज, जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग दो भागों में हमने दांतों को बांटा, एक अस्थाई दांत और एक दूध वाले दांत। दूध वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। तो कभी जोड़ने मत लगना कि 32 + 2 ये 52 टीथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो आर मिल्क टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, मतलब जब दूध वाले दांत गिरेंगे तो उसी पे अस्थाई दांत निकलेंगे। अगर अस्थाई दांत गिरेंगे तो फिर कोई दांत निकलेगा नहीं, फिर खोड़े का हो जाएगा, मतलब कोई खोड़ा है आदमी, या फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट दांत के इधर उधर से लगवाना पड़ेगा। ठीक, तो दांत के बारे में दूध वाले दांत और परमानेंट टीथ, ये दो बातें समझे। अच्छा, दांत के बारे में एक चीज और जान लो, जो गम के अंदर होता है, जैसे मान लो ये टीथ है, तो जो ऊपर का पार्ट से, ये मान लो इसके जा के अंदर है, तो इसको बोलते हैं सूट, सॉरी इसको बोलते हैं रूट, और इसको बोलते हैं सूट। मतलब नीचे वाले को बोलते हैं सूट और ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं रूट, ऊपर वाले को बोलते हैं सूट। और सूट में जो ऊपर का पार्ट दिख रहा होता है इसको टीथ का बोलते हैं क्राउन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो मसगुड़े के अंदर होता है वो उसका रूट होता है, उसके ऊपर जो कुछ भी है वो सूट है, और दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम दांत का क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। अब दूसरी चीज, जो दांत है बेटा, दांत में एक ध्यान देने वाली चीज देखो, जो दांत हैं इसमें 3 लेयर होते हैं। मान लो ये दांत है तो एक लेयर ये हो गई, 2 लेयर हो गई और तीसरी लेयर ये हो गई। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एनामल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो एनामल है। एनामल हमारे शरीर के सबसे कठोरतम भाग है। हम जीवन प्रयत्न अपने पतली सी लेयर होती है दांत के ऊपर, और उस पर ब्रश लेकर कोलगेट रगड़ते 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 कोलगेट के कितने ब्रश खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी पतली सी एनामल खत्म नहीं होती। लक बाई चांस एनामल के बाद नीचे क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। एनामल के नीचे दूसरी चीज स्टार्ट होती है, डेंटाइन। ये भी सीमेंट जैसी संरचना होती है। जब एनामल खत्म होंगे तो उसके नीचे जो दूसरी लेयर आएगी उसे बोलते हैं डेंटाइन। और जो लास्ट में तीसरी लेयर है इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं पल्प। तो होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने कभी बहुत सारे चॉकलेट खा लिए, शुगर वाली चीजें खा ली और उसके बाद शाम को मंजन नहीं किए, तो होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी ये सारी चीजें पसंद है, और वो ग्लूकोज जब खाते हैं तो एक चीज निकालते हैं, क्या, एसिड। वो डाइजेशन के बाद एसिड पैदा करते हैं। एसिड को हिंदी में कहें तो तेजाब पैदा करते हैं। वो तो ऐसे तो दांत कभी नहीं खत्म होता, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद दांत की सफाई नहीं रखते हो तो धीरे धीरे दांत में कैविटी बनेगी। उस कैविटी से वहां क्या पैदा होंगे, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन करने के बाद क्या निकालेंगे, एसिड यानी कि तेजाब, और धीरे धीरे तेजाब आपके एनामल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और एनामल खत्म हो जाएगा तो आपके दांत में डेंटाइन खत्म होगा और आपके दांत में बहुत ज्यादा पेन पैदा होगा। फिर आप कहां जाओगे, कहां जाओगे, डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट तुम्हारे दांत को पकड़ के एक चीज करेगा, RCT, रूट कैनाल थेरेपी, रूट कैनाल थेरेपी, जिसमें वो सारे पल्प को, जैसे ड्रिल वाली मशीन होती है ना, ऐसे दांत में डाल डाल के सारे पल्प को क्या कर देगा, मार देगा। तो दांत क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। मतलब वो दांत खाली कहने के लिए दांत होंगे, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा और आपके दांत का पेन खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल ऊपर से कोई कैप लगा देगा, मामला डन। ठीक, अब देखो जो दांत के प्रकार हैं, दांत के जो प्रकार हैं बेटा ये देख लो। अभी दांत ही चल रहे हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं।
इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अच्छा एक चीज और जान लो बेटा, अभी 24 ईयर तक, इवन 23 to 24 हर आदमी में वैरी करता है, उसमें 28 टीथ होते हैं। 4 दांत जो बाद में निकलते हैं इनको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी बुद्धि वाले दांत, ये लगभग तुम्हारे 20-22 साल के बाद निकलते हैं बुद्धि वाले दांत। मतलब अभी अगर तुम लोग 21 साल के या 22 साल के होगे तो अगर अपने दांत को सारे लोग काउंट करेंगे तो अगर कोई भी दांत तो तुम्हारा इंजर्ड नहीं होगा तो तुम्हारे 28 टीथ पाए जाएंगे। और जब आप 25 पे एबव हो जाते हैं तो आप में 32 टीथ मिलते हैं। और इन दांतों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिनको हिंदी में बोलते हैं रदनक, कृंतक, अग्रचौड़क और चौड़क। देखो बेटा, इसको बोलते हैं इंसाइजर को रदनक, कृंतक, अग्रचौड़क और चौड़क दांत। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये जो आगे दिख रहे हैं ये सब क्या है? इंसीजर हैं। ये जो जिससे अगर हमें कोई बिस्किट की पैकेट फाड़ना हो या कोई शैम्पू की पैकेट फाड़ना हो, या अगर किसी को, मुझे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास जब वो जीत नहीं पाते तो करते हैं किसी को बाइट कर लेते हैं, दांत काट लेते हैं। तो दांत काटने का काम कौन करेगा? इंसीजर। फाड़ने का काम कौन करेगा? केनाइन। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है? ग्राइंडिंग और च्यूइंग, पीसना और चबाना। तो इसका काम है कटिंग, मतलब काटना। कृंतक मतलब केनाइन, इसका काम क्या है? फाड़ना। और इसका काम है चबाना, और इसका काम है पीसना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बीच बीच में थक जाओ तो चाय पियो। चाय मैंने बताया था चाय पीना जरूरी है। पता है चाय की एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, कभी याद होगा तो तुम्हें दिखाएंगे। पहले चाय बड़े अमीर लोग पिया करते थे। इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी। तब चाय ऐसी नहीं थी जैसे जो बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति हुआ करते थे, उनके वेलकम में चाय आती थी। इंडिया वालों को तो पता भी नहीं था चाय है। और अपने यहाँ असम में इसकी जंगल जैसी खेती होती थी और यहाँ के आदमी उसको सफाई करते, जानते थे खरपतवार है, उसकी सफाई किया करते थे। तो चाय की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी सुनाऊंगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और खैर आज इंडिया चाइना से भी ज़्यादा टी प्रोडक्शन करता है। तो बेटा ये समझ गए ना दांत क्या है। अब नंबर्स ऑफ टीथ, अभी दांत का लास्ट पार्ट है नंबर्स ऑफ टीथ, यानी रदनक कितने होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, अग्रचौड़क कितने होते हैं, चौड़क कितने होते हैं। अब इसको एक फार्मूला में बताऊंगा, उसी से समझ जाओगे। लिख लो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, या रदनक, कृंतक, अग्रचौड़क और चौड़क। चलो दिख रहा है ना। अब करेंगे क्या बेटा, इसके नीचे लिखो 2 1 2 3। ये फार्मूला सिर्फ आधे जबड़े के लिए है, आधे जा के लिए। आधे जा के लिए फार्मूला याद कर लोगे ना, 2 1 2 3। जब 10 नंबर के फोन नंबर सबको याद हो जाते हैं, 2 1 2 3 क्यों नहीं याद होगा? हो जाएगा। अब आधे जबड़ा मतलब दांत की देखो स्ट्रक्चर भगवान ने बड़ा सही बना रखा है। मतलब इधर से दांत को लोगे तो जो ये इधर सेम है, यही दांत के इधर भी एकदम सेम है। इधर सेम डिक्टो ये ऐसे भी है। मतलब दांत के 4 सेट एकदम इक्वल बैठाए हैं भगवान ने हमारे दांत के 4 सेट एकदम इक्वल बैठाए हैं। अब देखो अगर आधे जबड़े में इंसीजर कितना है? 2। आधे जबड़े में इंसीजर कितना है, मतलब रदनक कितने हैं? 2। तो पूरे जबड़े में कितने हो जाएंगे बेटा? 2 और 2 4। अच्छा 4 ऊपर तो 4 नीचे, तो आधे इंसीजर कितने होंगे टोटल? 8, क्योंकि आधे जबड़े में 2 तो पूरे जबड़े में 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8। दूसरा, आधे जबड़े में केनाइन 1, तो पूरे जबड़े में केनाइन 2 और 2 ऊपर 2 नीचे, नीचे मिला के तो कितने हो गए बेटा? 4। प्रीमोलर आधे जबड़े में 2 तो पूरे में 4 और 4 ऊपर 4 नीचे मिला के 8। और मोलर आधे जबड़े में 3 तो पूरे जबड़े में 6 और 6 ऊपर 6 नीचे मिला के 12। जरा ऐड करो बेटा, सारे को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 32।
तो हमारे टीथ 32 होते हैं। नंबर्स ऑफ टीथ आप लोग क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि कोरोना का समय है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने एक बात कही थी कि प्रकृति में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो जीव अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो जो परिवर्तन है इसके अकॉर्डिंग ये है कि मुझे लग रहा है धीरे धीरे जो क्लासेस हैं हम लोगों को ऑनलाइन उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता, सही है, फैक्ट है, लेकिन परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें और हमें ऑनलाइन फोकस करना पड़ेगा। डाइवर्जन पे नहीं जाना है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए और फिर व्हाट्सएप पे चले गए आप और पूरा टाइम व्हाट्सएप पे आपका चला गया। इसलिए अपनी इच्छाओं को केंद्रित कर, इच्छाओं पे नियंत्रण स्थापित कर, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप चंद्रा आईएएस के साथ बने रहेंगे। और ये हमारा जिद है और ये हमारी निष्ठा है और ये हमारा विश्वास है कि हम लोग आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। बात किसकी हुई अभी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की हुई, किसकी? ऊंट की बातें हो गई, दूसरी जबड़े की बातें हो गई, तीसरी दांत की बात हो गई। अब लार जीभ की बात कर लें पहले। जीभ, जीभ को क्या बोलते हैं? टंग। ये मान लो जीभ है ये, तो बेटा ये वाला जो पार्ट होता है जीभ का, यहां कड़ुआ का कड़ुआ, कड़ुआ मतलब बिटर की टेस्ट बड होते हैं, मतलब जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। आगे जो होता है ये स्वीट मतलब मीठा, मीठा रियलाइज कराता है, और इधर इधर साल्टी मतलब ठीक। तो जीभ में क्या होते हैं? जीभ में पहली चीज एक ऐसी जीभ, ऐसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कभी थकता नहीं। मतलब हाथ अगर ऐसे ऐसे मैं तुमसे कहूँ 1 घंटे तक करते रहो तो थोड़ी देर बाद कहोगे आए राम बहुत थक गए, ये अब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इसकी मसल्स थक जाएंगी। लेकिन इसकी मसल्स बहुत छोटी होती हैं जो थकते और फिर से रिजनरेट होती रहती हैं। इसलिए जीभ हमारी कभी नहीं थकती। मैं तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, जीभ अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रही, पर थकी नहीं थकी। इसलिए जीभ एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो कभी थकने वाला नहीं है। तुम्हारा हार्ट भी ऐसे होते हैं जो जल्दी थकते नहीं है। तो कड़ुआ का कहाँ होता है? यहाँ सबसे जीभ के पीछे पार्ट में। स्वीट का रियलाइज कहाँ होता है? जीभ के सबसे आगे पार्ट में, और साल्टी का साइड में। दूसरी बात, जीभ पीछे जुड़ी होती है किससे? जबड़े से जुड़ी होती है। आगे क्या होती है? फ्री होती है, यानी आगे वो मूवमेंट कर सकती है। आगे दांतों के पीस कहीं अगर हमारा कट जाए तो बार बार जीभ वहीं जाती है जहां नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी चीज की हमें सबसे ज्यादा लगता क्या है? अगर मीठा खाएं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। कड़वा बहुत ज्यादा लगता है। अगर कोई चीज कड़वा लग गई तो बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जीभ का ज्यादातर पार्ट, सबसे ज्यादा टेस्ट बेड किसके होते हैं? यानी सबसे ज्यादा स्वाद कलिकाएं किसकी होती हैं? तो बिटर की होती हैं। कड़वा रियलाइज कराने वाले जो हैं टेस्ट बड सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए कड़वा लगने के बाद, अच्छा कभी एक तुम्हें मैं बता रहा हूं कि जब सब्जी मंडी जाओ तो किसी से ये पूछो कि मतलब मिर्चा तीखा है कि नहीं है। मैंने एक बार प्रयोग किया तो उसने कहा तीखा है। मैंने कहा मैं चेक करता हूं। फिर मैंने आगे वाले लगाए तो मैंने कहा तीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे वाला तो टेस्ट पिंपल किसका? स्वीट का रियलाइज कराता है। मैं थोड़ी देर आगे बढ़ा, 2 दुकान आगे, तब तक वो सलाइवा द्वारा कहाँ पहुंच गया? हमारे पीछे पहुंच गया। फिर मुझे वो गजब का तीखा लगा कि मैं पानी ढूंढता रहा पूरे सब्जी मंडी में कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। बड़ा परेशान हो गया। फिर भाग के मैं आया पानी पीने। तो ऐसे प्रयोग मत करना कि मतलब ऐसे जीभ में लगा के वो कहना कि भाई तीखा तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2 मिनट बाद झेल जाना पड़े। तो ये जीभ हो गई, टंग हो गई, टंग का काम समझ गया। दूसरी बात एक होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथ मतलब सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा निकालना, यानी कि लार निकालना। तो बेटा ये पहली बार लार ग्रंथि होती कितनी है? तो 3 पेयर, 3 पेयर यानी 3 जोड़ी होती हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। जोड़ी मतलब 2 यानी 6। 3 जोड़ी कहो या 6 कहो। और ये 3 होती हैं सब लिंगुअल। पहला सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और पैराटिड।
ये बेटा जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं इनका काम है सलाइवा निकालना, लार निकालना। अच्छा, सबसे मेन चीज ये है सलाइवा में सब इन तीनों लार ग्रंथियों में 2 जबड़े के पास होती हैं और 1 कान के पास होती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो कौन सी है बेटा? पैराटिड। पैराटिड हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और इसमें इन्फेक्शन होने के बाद गलसुआ बीमारी हो जाती है। गलसुआ मतलब गाल फूल, जैसे इसको गाला बीवी बोलते हैं, कुछ लोग छूछू बोलते हैं, अपनी जो सबके रूरल लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, आदमी का बड़ा सा गाल फूल जाता है, 1-2 दिन फीवर वूवर रहता है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो आप ये समझ गए कि इनका काम सलाइवा निकालना है। और सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा का काम क्या है भाई? लार का काम क्या है? बड़ी बात, लार पहला क्या करता है कि जो हम खाना लेते हैं, खाने में जब लार मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। बोलस माने एक कोर, कहते नहीं एक कोर खाना खा लो, बोलस बोलते हैं। एक जब किसी फूड में सलाइवा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। अब लार करता क्या है? पहले तो भोजन को क्या करता है, थोड़ा सा बहुत स्मूथ बना देता है जिससे वो सड़कते हुए चला जाए। कहां? ओसियोफेगस से तुम्हारा स्टोमक तक। दूसरी चीज, लार जो है बेटा पहला क्या करता है, भोजन को लुगदी बना देता है और मैंने बताया बहुत स्मूथ बना देता है जिससे वो आराम से सरक जाए। इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइलिन या लाइपेज, दोनों एक ही बात है, टाइलिन। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो खाना है, खाना को ये टाइलिन मंड में तोड़ देता है। अब ये क्या है, मतलब माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च को टाइलिन माल्टोज में तोड़ देता है। तो माल्टोज क्या है और ये क्या है? तो बेटा सबसे पहले जान लो कि स्टार्च क्या है। जो खाना खाते हो स्टार्च है। स्टार्च का मतलब पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? मतलब साइंस में ये बड़ा पूछते हैं, ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो इसका तो अंत नहीं है, लेकिन ये जान लो। तो सबसे पहले क्या है, लार में क्या है? तो टाइलिन है। तो टाइलिन क्या है? टाइलिन का ही नाम लाइपेज है। तो लाइपेज क्या है बेटा? ये क्या करता है, फूड के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो टाइलिन क्या, माल्टोज क्या है और स्टार्च क्या है? तो बेटा स्टार्च क्या है, मान लो ये ग्लूकोज के एक अणु हैं, ये हैं, ऐसे खूब सारे जुड़ जाएं, तो जब एक हो तो मेथ, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, मेथ है तो प्रोब्यूट, पैंट, हैक्स, हैक्ट, आक्ट, नोन, डेका। मतलब एक अणु हो तो उसे मेथ बोलते हैं, 2 हो तो डाई बोलते हैं, 3 हो तो ट्राई होते हैं। लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? तो उन चीज को बोलते हैं पॉली। तो अगर ये पूछे तुमसे स्टार्च क्या है, तो ग्लूकोज के कई अणु आपस में जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं स्टार्च, यानी पॉलीसेकेराइड। ठीक, और ये इसको 2-2 अणुओं में तोड़ देता है, तो ये हो जाता है माल्टोज, ये हो जाता है आपका माल्टोज। समझ गए? तो पहला फूड का मुंह में लार ग्रंथि हो गई। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम क्या था? टाइलिन था, जो तुम्हारा क्या कर रहा था, ये भी तुम्हें मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेट की। प्लेट क्या करते हैं? प्लेट यानी तालू। तालू ऐसे उंगली लो, ऊपर को पुश करो, देखो तालू मिलेगा। आगे सॉलिड है, पीछे और जाके पुश करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा। तालू का काम कुछ नहीं है, ये नोजल कैविटी को बुक्कल कैविटी से अलग करता है। समझ गए? यानी तालू क्या करता है, सांस नली को आहार नली से अलग करता है,
तो तालू का काम क्या है, देखो भैया, इधर से नाक गई है, ऊपर से नाक वाला काम रिस्पायरेशन वाला चल रहा है और नीचे से मुंह का खाना का काम चल रहा है। बीच में क्या है, एक प्लेट है। ये प्लेट क्या कर रही है, श्वास नली को आहार नाल से अलग कर रही है। मतलब तुम्हारा बुक्कल कैविटी को नोजल कैविटी से अलग करने का काम कौन कर रहा है, प्लेट यानी कि तालू कर रही है। ठीक, बस इतनी सी बात, खत्म, सब मोह माया है। आगे चलते हैं। अब पाइप पहुंच गए यहाँ ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है। और लैरिंग्स ये क्या करता है, इसके बारे में आपको रिस्पायरेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बुक्कल कैविटी जान लो, इसे ये घाटी द्वार है और ये आपको मैनेज करता है फूड को और विंड पाइप को, मतलब ट्रेकिया को। जब आप सांस ले रहे होते हैं और जब आप खाना खा रहे होते हैं, वहाँ इसका एक बहुत मेजर रोल होता है। लेकिन इसको जब मैं रिस्पायरेशन पढ़ाऊंगा तब उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा ये वाली पाइप, मतलब मुंह में लुगदी गुदी बन गया, खाना बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे कहाँ, ओसियोफेगस, छोटी सी है, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ये तुम्हारा इसोफेगस, कुछ लोग इसको हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, बोल सकते हो आहार नाल बोल दो, तो आहार नाल ही बोल दो, आहार नाल। बेटा इसमें कोई किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, इसमें बस यही होता है जैसे आप अगर लाइन लगाए हों तो लोग क्या कहते हैं, भाई बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो ऐसे ये क्या करता है, सिर्फ फूड को, जैसे आपने एक बोलस डाला तो वो आगे गया, दूसरा वाला बोलस डाला तो वो लगातार उसको जल्दी जल्दी करके कहाँ कराता है, यहाँ से लाके यहाँ तुम्हारे स्टोमक में छोड़ देता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ओसियोफेगस तो बॉडी के किस पार्ट में, डाइजेशन सिस्टम के किस पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो तुम्हारा हो गया इसोफेगस यानी आहार नाल में। ठीक, और ये खाना कहां पहुंच गया, पेट में पहुंच गया ना, कोई डाउट। अब देखो पेट, सबको अपना तो दिख ही रहा होगा। ये पेट किसका है, मान लो मेरा है। इसको फाइंडस बोलते हैं या फाइंडिक बोलते हैं, इसको कार्डिक बोलते हैं और नीचे पाइलोरिक बोलते हैं। फाइंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक, पेट के 3 पार्ट हो गए। फाइंडस बोलो या फाइंडिक बोलो, कार्डिक बोलो और पाइलोरिक बोलो। दूसरी चीज जो इसकी लेयर है, इसमें जो लेयर है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं। उन छोटी छोटी ग्लैंडों को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है कि गैस्ट्रिक जूस निकालती है। पेट में क्या है, इसकी अंदर की भित्तियों में छोटे 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 क्या हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, जो क्या निकालेंगे, गैस्ट्रिक जूस निकालेंगे। गैस्ट्रिक, और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए यहां तक कि स्टोमक में होता क्या है बेटा, तो स्टोमक की भित्तियों में छोटी छोटी ग्लैंडें होती हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जिस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है। और ये HCl का क्या काम होता है अभी मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, इसमें म्यूकस की लेयर होती है। तो म्यूकस क्या है, इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर चढ़ी होती है। समझो म्यूकस क्या है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे आप मान लो कि मुर्गे की बहुत सारे लोग, खैर मैं तो हर्बीवोरस हूँ, तो बहुत सारे जो है ओमनीवोरस, मनुष्य ओमनीवोरस है, कार्निवोरस भी होते हैं। तो आपने किसी का स्टोमक खा लिया, आपने फिशेस का स्टोमक खा लिया, आपने डियर का खा लिया, आपने किसी का आती वाती सब निकाल के खा लिए, वो क्या हो जाता है, डाइजेशन, डाइजेस्ट हो जाता है। किसी दिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम रात को सो के उठे, सुबह पता चला हाय राम ये क्या हुआ, पेट ही पूरा डाइजेस्ट हो गया। अपना ही पेट क्यों नहीं, इवन यहाँ किसी आदमी का कोई डाइजेशन सिस्टम खा ले तो उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अपना पेट क्यों डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि अपने पेट को ऐसा क्यों नहीं होता कि रात को उठो तो अपना ही पेट खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट कर ले। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है जिसपे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसके कारण, म्यूकस के कारण, क्योंकि म्यूकस एक पतली सी लेयर होती है। म्यूकस को अगर देखना चाहो तो हमें जुकाम जब हो जाता है तो हमारे नाकों से जो रनिंग द बिटवीन स्टार्ट होता है वो भी किसका पार्ट होता है, म्यूकस का होता है। या कभी कभी कहते हैं पेट में अगर बहुत डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो कहते हैं आंव आ रही है, वो भी म्यूकस का पार्ट होता है। ठीक, अब
फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। कार्डिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा लगभग हार्ट के पास में पड़ता है, इसलिए इसको कार्डिक बोलते हैं। ठीक, ये पाइलोरिक हो गया। और इसमें भोजन रुकता कितना है? तो कहते हैं 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे। तो भैया भोजन रुकता है इसमें 4 से 3 से 4 से 5 से 6 घंटे रुक सकता है। लेकिन फूड किस टाइप का फूड ले रहे हो इस पे डिपेंड करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो बहुत, जैसे तुमने खाली वो पी लिया, क्या कहते हैं आजकल तो ज्यादातर लड़के ये सब पीने उने वाली चीजें पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक फलाना धमाका जो भी होता हो, मतलब फ्रूट्स पी लिया या थोड़ा जूस पी लिया। जूस वूस कहाँ पीते हैं आज के लोग, तो मतलब कुछ भी करते हैं, चाउमीन, बर्गर, खर्चा भज्जा जो भी खाए, तो जंक फूड खाते हैं ज्यादातर। अगर आप, कहने का मतलब यह है मेरे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट की चीजें लिए हैं तो वो भोजन में कम टाइम तक स्टे करेगा। प्रोटीन है तो उससे ज्यादा टाइम स्टे करेगा। और अगर फैट है, फैट वाली चीजें आप ली हैं तो कहो 6 घंटा तक लगभग तुम्हारे फैट में, तुम्हारे स्टोमक में स्टे करेगा, लगभग 6 घंटा। तो भोजन क्या करता है? एक तो तुम्हारा कैसा है, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। नंबर, फूड को ये क्या करता है? स्टोर करता है। नंबर 3 क्या करता है? इसमें लगातार भोजन को ब्रेक डाउन करने की, मंथन की गति होती रहती है। नंबर 4 ये क्या करता है? इससे 3 प्रकार के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। आप समझ में आई? 3 प्रकार के कौन कौन से? इसमें मेन देखा जाए तो स्टोमक में सिर्फ किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का। फिर भी इसमें देख लो बेटा, इसमें 3 मेन डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन किसका करता है? ये भी प्रोटीन का डाइजेशन। ये किसका करता है? प्रोटीन का। ये किसका करता है? ये भी प्रोटीन। और ये कैसे? लाइपेज किसका करता है? फैट का। अब मैंने कहा फैट का तो डाइजेशन होता ही नहीं फिर स्टोमक में, होता है, बहुत कम होता है। लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन अप्रोक्सीमेट मान लो 2.5 to 3%, मतलब मेनली यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका मेनली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ इसका लाइपेज का थोड़ा सा, लाइपेज क्या करता है? इसको थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ होता है और ये इसको तोड़ देता है किसमें? तो पहले पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन और रेनिन को समझ लो बेटा, दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो इसमें रोल क्या है? पेप्सिन और रेनिन का क्या अंतर है? बेटा जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर जो दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन कौन करता है? रेनिन करता है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं रेनिन की आवश्यकता नहीं रहती और रेनिन की जगह पे कौन उसका रिप्लेस हो जाता है? पेप्सिन। यानी जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम जब छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, तो जब छोटे बच्चे थे, जब तुम बहुत शरारत करते थे, उस समय तुम्हारे प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता था? रेनिन करता था। और अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए, अब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? तुम्हारा पेप्सिन करना है, और लाइपेज जो तुम्हारा है वो फैट का डाइजेशन कर रहा है। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे हम लोग, थोड़ी सी बातें कुछ और मैं बता दूं कि ये बातें जो हुई हैं ये अभी सिर्फ कहां तक हुई हैं? स्टोमक तक हुई हैं। दूसरी चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बल्कि वो बहुत लार्ज होती है, इवन सबसे बड़ी होती है। इस लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल की वो बल्कि बहुत स्मॉल होती है, फिर उसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? लीवर का क्या रोल है? पेनक्रियाज का क्या रोल है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजनम, इलियम और ड्यूडेनम का क्या रोल है? इस सब पे अभी ही तो मेन पिक्चर बाकी है, लेकिन अब एक सारे चीज़ों को एक साथ पढ़ा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ तक आप महसूस करें कि कितना आया, इसको 2 से 3 बार देखेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ हम फिर कल मिलेंगे। और ईश्वर करें वायरस जाए, ऑफलाइन हो, वो इंटरेक्शन का आनंद ही अलग होता है जब शिक्षक और उसके शिक्षार्थी का जो समागम होता है वो उसका अलग ही, क्योंकि शिक्षक कैसा भी हो उसके सानिध्य में अगर आप रहेंगे और समर्पण भाव से जुड़े होंगे तो आपके अंदर ज्ञानार्जन होगा। ठीक, तो बेटा ये सारी बातें हो गई। अच्छा एक चीज और बता दें, वॉमिट कभी कभी जैसे बहुत लोगों को उल्टी फील होती है,
उल्टी एक कंडीशन के बाद नहीं हो सकती। मतलब जब तक स्टोमक में फूड है तब तक तुम्हारा यहाँ सिर्फ ये तुम्हारा फैंडिक से खुलेगा और फट से सारी बहुत प्रेशर के साथ उल्टी हो सकती है। लेकिन इसका लास्ट स्टेप क्या है, पाइलोरिक, फैंडिक, कार्डिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक वाल्व खुला हो, खाना अगर कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो चाहे आपको जितनी भी वोमिट आए फिर वहाँ वोमिट नहीं हो सकती है। तो चलो कुछ छूट नहीं रहा, सब कुछ हो गया, लिप हो गया, जबड़े हो गए और तुम्हारे लैरिंग्स हो गया और उसके बाद ओसियोफेगस हो गया और स्टोमक हो गया। हाँ एक चीज़ और समझ लो, मैंने इससे कहा 3 चीज़ें निकलती हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इसके पहले तुम्हें बताया कि जो स्टोमक होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, उससे HCl निकलता है। HCl क्या करता है, HCl पहली बात क्या है, एक एसिड है। तो एसिड मतलब वो क्या है, तुम्हारा उसका pH वैल्यू क्या है, तुम्हारा 7 से कम है, यानी अम्ल है। तो वो क्या करेगा, सारी बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक, इसके पहले लार में भी एक बैक्टीरिया मरते हैं काफी, और ये सारे पहले से सबसे बैक्टीरिया को मारता है। और प्लस जब तक HCl निकलेगा नहीं तब तक पेप्सिन बेकार, रेनिन बेकार, लाइपेज बेकार, यानी पेप्सिन के बिना इन तीनों का कोई रोल ही नहीं है। तो पेप्सिन ही इनको जगाता है, वही इनको एक्टिवेट करता है। बिना उसके ये लोग डाइजेशन सिस्टम, इन एंजाइमों का कोई रोल नहीं होगा। वही कहेगा भाई उठो, क्या कर रहे हो, चलो लग जाओ अपने काम पे, तुम प्रोटीन को डाइजेस्ट करो, तुम प्रोटीन को करो और तुम फैट को करो। चलो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इतना को बहुत ऊर्जा के साथ एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये डाइजेशन है, इसमें एब्जॉर्प्शन का बड़ा रोल है। इसको एब्जॉर्ब करके एस्युमुलेशन करें, डाइजेशन करें, और फिर इसके बाद हम दूसरे पार्ट में आएंगे और फिर करते रहेंगे। चलो, जय हिंद, जय भारत।